तो फिर कैसे हो माई लेजेंड्स फ्यूचर टॉपर? हाँ ना, आपको इस वीडियो में वही तो बनाने के लिए आया हूँ। वो कैसे? आपकी 11th फेज के ना सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको इस लेक्चर में कंप्लीट मुकम्मल तैयार करवा रहूंगा। वो क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। याद है मैंने इससे पहले प्लान वाली वीडियो में और गेस्ट वाली वीडियो में आपको प्रूफ साबित किया कि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होते हैं एक्सरसाइज के, जो आपने करने होते तकरीबन सारे के सारे आई कौन होते हैं एक्सरसाइज छोटे क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके फिजिक्स में। तो इस वीडियो में सबसे मेन चीज आपके पेज के एक्सरसाइज क्वेश्चन मुकम्मल करा रहा हूँ, और वो वाले क्वेश्चन जो कि ना पेपर में बार बार रिपीट हुए थे। मतलब वैसे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन तकरीबन 140 बनते हैं फुल बुक के, जो होंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज के। यहाँ पर जो आपके होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मुकम्मल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं चैप्टर 1 हमारे पास आएगा, उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। मेरे दोस्त आपको ना पता क्या लग रहा है इस टाइम? डर सा लग रहा है। पेपर जो पहला पास जो आ चुका है, पेपर पहले हैवी किस का? फिजिक्स का है। उससे पता क्या होता है, क्या जो क्लास 10 से 11 में आए हो और आपको ना अब लग रहा है कि लैंग्वेज बहुत मुश्किल होंगे, ये तो पहले पर ही आगे फिजिक्स का जो कि बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं है, ट्रस्ट में मेरा यकीन रखो, आपके ऊपर यही बहुत सिंपल और आसान होगा। नहीं भी है ना, हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा? प्लान को फॉलो करके, स्टडीज को फॉलो करके। इस लेक्चर में क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब कुछ तो मुकम्मल करवा दिया है। हाँ, आपके पास रह जाएंगे सबसे मेन चीज होंगी एमसी क्वेश्चन, और मेरे इरादे हैं कल आपको ना एक लेक्चर में एमसी मुकम्मल करवा दूं। जो मैंने बात की थी, सारा का सारा स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड करना मेरा काम है। आपका काम अपने एग्जाम में ना बस मेहनत करके अच्छे नंबर लेके दिखाना। तो फिर आपको लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चन एक्सेस के वो मुकम्मल करवा रहा हूँ, और ये वही क्वेश्चन होंगे जब परसों एग्जाम हारे तुम्हें दिख रहे होंगे। हाँ, फिर पता तुमने क्या करना है, जब तुम्हें क्वेश्चन वहां देखे तुम्हारे दिमाग में उस टाइम आ जाएगा कि तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अब्दुल्ला का पढ़ा था, और तुम उससे पहली बारी में बना के आ जाओगे, दोनों बुरा जाएंगे। इसके सारे सारे क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने ना जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं उन्हें ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया हुआ है, और उनके जो मेन पॉइंट है उन्हें मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया हुआ है। पहले सब कुछ मैंने कर दिया ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए, टाइम बहुत कम होता है ना हमारे पास। और यहाँ पर मैं आपको शुरू से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाद में स्पीड पकड़ लूंगा ताकि कम टाइम में ना हमारा सारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। अब उसने क्वेश्चन 1 है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। मतलब अगर वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ना हमारे कोई नेचर में ऐसे कोई बताओ फिनोमेना के बारे में जो अकर हो रहे हो, हम उसे एज अ टाइम स्टैंडर्ड यानी वक्त मापने के लिए एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर 4 लिख दिए। आपने 4 लिखने कौन कौन से लिखने हैं? जैसे अर्थ की आगे रोटेशन अपने सनी की दागी, और अपने आगे एक्स आगे रोटेशन अर्थ की, ये किया कि हमारे पास। अब नेक्स्ट आएगा रोटेशन होगी मून की, अर्थ की गिर्द होगी, ये भी टाइम स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या अपने पॉइंट नंबर 3 लिखना है। और उसके अलावा पुराने जमाने में पता क्या होता था? पुराने जमाने में किसी चीज के शेडो को एज अ वो टाइम को नापने इस्तेमाल करते थे। और जो कि पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा सनराइज एंड सनसेट, तुले आफ्ताब और ग्रूबे आफ्ताब। ये हमारे पास 4 स्टैंडर्ड है जो एज अ टाइम के समय इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे नेचर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आएगा, दी द ड्रॉबैक टू यूजिंग द पीरियड ऑफ आवर टाइम पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। अब उसने अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम हॉल में कि जो हमारे पास पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड को हम इस्तेमाल करें उसके तौर पर, क्या नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम के समय तौर पर, उससे क्या क्या ड्राइबैक आते हैं। यहाँ पर उसने कहा हर पहले तो हम ये फार्मूला देखेंगे। यहाँ फार्मूला क्या लिखा हुआ है कि टाइम पेंड जो कि पेंडुलम का है, ये डिपेंड करता है लेंथ पर और जी ग्रेविटी पर। चूंकि लेंथ और ग्रेविटी चेंज हो जाती है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। जैसे ड्रॉबैक है, देखो ना, जब हमारे पास आ जाएगी वेरिएशन इन ग्रेविटी आ जाएगी, या फिर पेंडुलम की लेंथ होगी, जो उसकी डोरी की लेंथ होती है वो चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो फिर हम तो उसको एज द इस्तेमाल उसको टाइम का स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते नहीं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट चीज होती है जो हमें इस्तेमाल करनी होती है, और एक रेजिस्टेंस होगी। ये 3 मेन पॉइंट है, आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ओके हो गया, समझे क्या? हाँ, कमेंट में लिखना आपको जो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक किलोग्राम एंड द मोल। मतलब अगर वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे हमारे पास किसी चीज को ना मापने के लिए 2 यूनिट होते हैं, 1 किलोग्राम हो गया, 1 मोल हो गया, ये किस तरह फायदे में है? तो उसने कहा जो हमारे पास यूनिट आता है ना, आपने जो लिखने एग्जाम में आंसर में किलोग्राम होता है चीज के मैक्रो लेवल के लिए, यानी चीजें जो बड़ी होती हैं उनको नापने के लिए। जैसे हमारे पास आ गया इंसान का वजन आ गया, वो किलोग्राम में होता है ना। और जो आता है मोल है वो होता है माइक्रो लेवल पर, पार्टिकल हो गए, एटम्स हो गए, उनके मास को, उनके वेट को नापने के लिए है। तो हमने उनके मास ही नापना है ना, लेकिन एक के लिए मोल है, एक के लिए किलोग्राम है, क्योंकि एक मैक्रो चीज है, एक हमारे पास माइक्रो चीज है, तभी हम 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम किसी इंसान के वजन को तो मोल में नाप सकते नहीं है, ना किसी एटम के वजन को
हम नाप सकेंगे उसमें किलोग्राम में, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उनके लिए अलग अलग बना दिए। यहाँ पे आपने बेसिकली ये दो बातें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, द पीरियड ऑफ अ सेमी पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉपवॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जो आपने सिंपल पेंडुलम है ना, उसका जो पीरियड है आपने स्टॉप वॉच से नापा है, कितना पीरियड है 10 का, उसमें क्या क्या आ सकती है। यहाँ पे बेसिकली दो एरर रहेंगे। एक होगा सिस्टम में, जो हम सिस्टम इस्तेमाल करें, क्या पता जो हमारा स्टॉप वॉच है वो फॉल्टी हो, क्यों टाइम सही नहीं बताए। एक होगा हमारे पास हमारा अपना पर्सनल एरर होगा, या फिर आ जाएगा रैंडम एरर आ जाएगा। जिस तरह अगर सिस्टम फॉल्टी है तो वो आपको टाइम का बताएगा। अब नेक्स्ट जो आ सकती है हमारे पास एरर, वो ये होगा उसका पीरियड स्टार्ट हो गया लेकिन हमने स्टॉप वॉच को लेट ऑन किया, ये थोड़ा पहले ऑन कर दिया, टाइम तो पूरा नहीं आएगा ना। ये दो किस्म के होते हैं ड्रॉबैक जो आ सकते हैं स्टॉप वॉच को नापने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 था, उसका क्वेश्चन नंबर 6 था। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपके जो क्वेश्चन आ रहे होंगे चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन आ रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और वो मेजरली आई होते हैं, एक्सेस के होते हैं। राइट डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ये क्वेश्चन तो लास्ट में पेपर में आ रहा होता है। प्रेशर, अच्छा डायमेंशन का सिंपल मतलब है, यहाँ पर 3 चीजें होती है, MLT, M फॉर मास, एम पर मास जो कि किलोग्राम में होता है, और एल पर लेंथ जो कि मीटर में होती है, एम मीटर में होती है, और टी फॉर टाइम जो कि सेकंड में होता है। अब सेकंड को हम टी से ब्लेंड करेंगे, मास को हम एन से करेंगे, और लेंथ को हम एल से करेंगे। बाकी जो होते हैं इनसे बड़े यूनिट होते हैं, हमने उनका फॉर्मूला लिखकर उससे भी मीटर लोस की चीजें आ रही होती हैं, हमने उन्हीं को MLT में करना होता है। ये हमारे पास होते हैं डायमेंशन होते हैं। मेन हमने ये करना है, जिस चीज के बारे में पूछे उसका फॉर्मूला लिखो, उसका जो वो फार्मूला लिखो जो बनता है, जैसे फोर्स हो गया, एरिया हो गया। अब फोर्स का फार्मूला अपना अलग है, एरिया का अलग है, हमें दोनों फार्मूले लिखने हैं, और उसमें हमने उनकी डायमेंशन जो वैल्यू कटी से काट कर आपने हमें लिखा डायमेंशन। जैसे हमारे पास आगे डायमेंशन जो ये प्रेशर की वो ये आती है, डेंसिटी की आती है, जिसका फार्मूला था हमने डायमेंशन निकालने कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आज है, द विड्थ ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी नोइंग दैट, मतलब उसने ना डेफिनेटली लिखी हुई है किसकी वेवलेंथ की, ठीक है, पता लग गया। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछता है इससे में वेलोसिटी का फॉर्मूला दीजिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे दिया। अच्छा यहाँ पर पता क्या कर रहा है, उसने आपको बता दी डिफाइन बता दी, और आपने दोनों के ना वेलोसिटी का भी और फ्रीक्वेंसी का दे दिया फॉर्मूला, जो उनका बनता है डायमेंशन वो दे दी है। और उसने बाद में का जो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला करता है, फी एफ इज इक्वल टू वी ओ लैम्डा, वो जो हमने पढ़ा हुआ है ना, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसमें हमने लैम्डा को ना वेलोसिटी के नीचे ले आए हैं, ये फॉर्मूला आता है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला आता है। उसने कहा अब इसको प्रूव करें, ये फॉर्मूला सही है। किसी फॉर्मूले को ना प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं डायमेंशन को। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड की और राइट साइड की जो हमने फॉर्मूला में इनपुट करके उसके निकाले डायमेंशन दोनों आगे इक्वल, मतलब फॉर्मूला सही है। जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मूला निकाला, उसे दोनों का निकाला, उसने कहा बोथ साइड मैच करती हैं, सो एफ इज इक्वल टू लैम्डा। मैं पढ़ी हुआ है क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपने, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला तो ओके है, तो हमने इसके प्रूव भी कर दिया, ये मुकम्मल हो गया। जहाँ पर हमारे पास चैप्टर 9 था उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये मुकम्मल हो गए। उसके बाद चैप्टर में 2 आता है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट बहुत है, मैं आपको मेन बात करूंगा क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट पे टाइम बहुत लग जाएगा। सिंपल सी बहुत मेन की पॉइंट होगा ना, आपको वो कह दूंगा। और बाकी यहाँ पर ना सारे क्वेश्चन इतना सिंपल तरीके से लिखे, एक बार पढ़ लेंगे ना याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 का, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स as the resultant, what can be the orientation of the vector। अच्छा अब उसने हमसे पूछी है वेक्टर की ओरिजिन, वो हम किससे फाइंड करते हैं, हेरिटेज रूल से। यहाँ वो बात हो रही है उसकी, और आपने उसको फॉर्मूला देना है a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ऊपर बात 3 वेक्टर की हो रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वेक्टर a lies in xy plane for what orientation will both of its rectangular components be negative, दोनों नेगेटिव कब होंगे, और for what orientation will its component have opposite sign, जिसके साइन ऑपोजिट होंगे। मैंने ना आपको ग्राफ इतना बना दिया हुआ है, इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफ, जिसमें हमने इस्तेमाल करने थे क्वाड्रेंट्स, एक्स क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। यहाँ जो वापस आ रही थी बात क्वाड्रेंट की बात हो रही होती है, और यहाँ पर सिंबल देख के ये हम एक्स और वाई हम ग्राफ बना रहे होते हैं। अब एक्स का ऑपोजिट नेगेटिव होगा, वाई का ऑपोजिट नेगेटिव वाई होगा, और यही जो हमारे क्वाड्रेंट की बात हो रही होती है। अब जैसे उसने हमें बात कर दिया कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो वो कौन सा बनेगा हमारे पास, ओरिजिनल सी बनेगी, जिसमें उसने कहा बोथ रिटर्न कॉम्पोनेंट हैज नेगेटिव। देखो ना ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा था, 3 आता है, तो क्या बन गया, 3 बन गया। अब उसने कहा ऑपोजिट साइन होंगे, किस इसमें होंगे, ये 2 हो गया और 4 हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।
ये दोनों आते हैं हमारे पास ऑपोजिट साइन वाले क्वाड्रेंट आते हैं, जो 2 और 4 बन जाएगा, इसका आंसर ये बन जाएगा। ये हमने इसमें ग्राफ को इस्तेमाल करना होता है, उस क्वेश्चन को जैसे मर्जी पूछ ले, हमने ग्राफ को इस्तेमाल करना होता है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देना होता है। ओके हो गया, ओके हो गया। चलो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, एक कॉम्पोनेंट जीरो नहीं है, ठीक है जी, कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, एक्सप्लेन। कहता है ना ना ना, इसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगी अगर इसका एक कॉम्पोनेंट नॉन जीरो है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है उसके फॉर्मूला ये हमारे पास आता है, वो इस फॉर्मूला हमारे पास निकलती है मैग्नीट्यूड उसकी। अगर उसका कोई एक कॉम्पोनेंट भी जीरो नहीं है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगी। अब क्वेश्चन 5 आएगा, कैन अ वेक्टर हैव अ कॉम्पोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड। वो कैसे हो सकता है कि वेक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड है, उसका जो कंपोनेंट है, जो उसका पार्ट है, उसका अपना हिस्सा है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो सके, नहीं हो सकता है ना। देखिए तो पार्ट है, वो एक हिस्सा है, उसकी वैल्यू पूरे वेक्टर से कैसे ज्यादा होगी। जहां पे लिखा नो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी, यहाँ पे नो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन दी वेक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड से, क्योंकि वो उसका एक पार्ट है, वो कैसे हो सकता है बेटा। सिंपल तरीके से आंसर लिख दिया उसका। क्वेश्चन 6 आ गया, कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। उसने कहा कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव होती है, जो वेक्टर के होते हैं मैग्नीट्यूड, उसने आंसर में लिखा है, आपने आंसर में लिखना है एग्जाम हॉल में, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों नहीं, क्योंकि भाई उसके डिफाइन में लिखा हुआ है कि हम कहते हैं मैग्नीट्यूड एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये जीरो होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। उसकी डिफाइन में बात लिखी हुई है कि नेगेटिव होती नहीं, कैसे नेगेटिव हो जाएगी। ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन 7 आएगा, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ओके हो गया, व्हाट कैन यू से अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, उसने हमें दिया हुआ a प्लस डी इज इक्वल टू आते हैं हमारे दो वेक्टर आगे, और इसके अगर हम निकालने कॉम्पोनेंट वो कौन कौन से होंगे, एक होगा x वाला, एक होगा y वाला, ax bx इज इक्वल टू जीरो, ए वाई बी वाई इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास इसके ये दो कॉम्पोनेंट आ जाएंगे। अब क्वेश्चन 8 आ जाएगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड अ वेक्टर हैव कॉम्पोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी अब उसने बात की है ऐसे कौन सी कंडीशन होगी जिसमें जो वेक्टर है उसके कॉम्पोनेंट तो उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी, वो कंडीशन कौन सी होगी। यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है, जब जो हमारा वेक्टर कॉम्पोनेंट है ना, जेड वाई कॉम्पोनेंट हो, उनके दरमियान एंगल होगा 45 का, इस एंगल पर उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। सिंपल सी बात है, और उसको फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको ना की पॉइंट बात कर रहा हूँ, जो आपने बात याद रखनी है अपने दिमाग में, जब आपने इसको पढ़ना होगा। बाकी तो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो आप भी जानते होंगे, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना फिर टाइम लगता होता है, उतने टाइम में इस लेक्चर को मुकम्मल करना है। सिर्फ मैं आपको मेन बात करूंगा, बाकी मैंने आपको बात की थी, यहाँ पर सारे क्वेश्चन को ना सिंपल तरीके एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ना परेशानी कभी नहीं पड़ेगी, मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन 9 आता है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। कहता हम किसी स्केलर क्वांटिटी में जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे क्या आंसर लिखना है, नहीं भी ऐसा कर सकते, क्योंकि एक वेक्टर की दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होती है और उसकी डायरेक्शन होती है, दोनों होती है। जबकि स्केलर किसे पूछे होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये हमारे पास दोनों क्वांटिटी फंडामेंटली डिफरेंट है, तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे। इसका आंसर है नो। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, कैन यू ऐड अ जीरो टू एन वेक्टर। यहाँ पर भी सेम वही बात आ गई, एक जीरो है उसी हम कहेंगे हमारे पास जीरो है, एक जीरो ऐड अ जीरो, जीरो को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे क्योंकि उसमें वेक्टर की बात नहीं है। और क्वेश्चन नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल तो फिर एक वेक्टर आ गया ना, वहां पर क्या होगा, उसके पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जीरो स्केलर क्वांटिटी है, दोनों होंगी क्या फंडामेंटल डिफरेंट, तो चीजें डिफरेंट है, फिर ऐड कैसे करेंगे इसको हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 11, टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैन दे सम बी जीरो, एक्सप्लेन। उनकी जो हमारे पास दो वेक्टर है, अगर तो क्वेश्चन पूछे उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है, क्या उनका सम हो सकता है। आंसर है नो। क्यों नहीं होता। अच्छा, सम होता ही जीरो उनका है जिनकी वैल्यू इक्वल हो और आपस में वो ऑपोजिट हो, उसकी डिफाइन है बेसिकली, दूसरे डिफाइन में लिखा ये हुआ है उनकी वैल्यू इक्वल चाहिए वेक्टर्स की जो उनके कंपोनेंट है, और वो आपस में ऑपोजिट होना चाहिए, फिर ही वो दूसरे को नल करेंगे, जीरो करेंगे, वैसे जीरो नहीं होंगे। या मतलब नो, आंसर उसका नो का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि पॉइंट करने वाला है, बाकी भी तो करने पड़ेंगे, लेकिन जो हर बच्चे को तैयार होना चाहिए ना, वो जो मैंने निशान लगाया ना, ये हर बच्चे को ना उसकी फिंगर के टिप पे होना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में जाकर ना क्वेश्चन को देखते को ये मैंने वहाँ लेक्चर में मुकम्मल किया था, ये तो मैं लिख ही लूंगा, मुझे कभी तंग नहीं करेगा। जवाब आता है क्वेश्चन 7 आता है, इफ ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर A1 एंड A2 वर रिवर्स। ठीक है, कॉम्पोनेंट रिवर्स कर दिए, हाउ वुड दिस आफ्टर A1 एंड A2 का डॉट प्रोडक्ट लिखा होगा यहाँ पर।
उसने कहा प्रिजर्विंग ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a1 a2 विल नॉट चेंज देयर डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन ऑन एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट। अब वो जो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हमने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, क्या उसकी जो होगी मैग्नीट्यूड चेंज होगी? उसने कहा नहीं जी, जो हमारे पास नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये एंगल डिपेंड करती है और डिपेंड करती है हमारे पास मैग्नीट्यूड पर, ना कि उसके डायरेक्शन पर, जिसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आ जाएगा। अब पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग। एक पिक्चर है जो दो धागों से एक दीवार से लटकाई गई है। और द कॉन्फिगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। यानी वो कहता है उन दो धागों में से वो कौन सा धागा होगा, स्ट्रिंग होगा, जिस पे टेंशन कम होगा। जब मतलब दोनों धागों में ना टेंशन कब कम होगा? दोनों धागों में टेंशन तब भी कम होगा क्योंकि उस फॉर्मूले में एक्स की बात होती है, साइन की बात होती है। जब उनकी साइन की वैल्यू जो हमारे पास 90 होगी, जब दोनों धागों का एंगल होगा ना वो 90 का होगा, तब उनके लिए टेंशन मिनिमम होगा। यहाँ पर की पॉइंट ये है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21 कहना बॉडी प्रेडिक्ट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। अब एक बॉडी है, अपने वेट की वजह से क्या वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द घूमेगी? उसने कहा नहीं घूमेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिक बात है, उस पर जो लगने वाला होता है मोमेंट ऑफ तो उसका नाम कहता है हमारे पास लिखा हुआ है, उस पर लगने वाला टॉर्क। हाँ, टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क पे जीरो है क्योंकि मोमेंट आर्म जीरो है, मोमेंट आर्म नहीं लग रहा, टॉर्क नहीं लग रहा। टॉर्क होता क्या? टर्निंग फोर्स, वो फोर्स जो किस चीज को ना टर्न कर रही होती है। जब कोई टॉर्क की कोई नहीं है, मोमेंट आर्म ही कोई नहीं है, फिर वो कैसे मूव करेगा? आंसर है नो, ये मूव नहीं करेगा। ये हमारे पास चैप्टर 2 था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 आता है, उसके जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एक्सेस के। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंपोर्टेंट है, साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। यहाँ पर अगर वो आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको अपवर्ड फेंका गया है, उसके जो एक्सेलरेशन होगा उसका साइन क्या होगा? तो ये सिंपल सी बात है, जब उसको हम फेंकेंगे अपवर्ड, वेलोसिटी कम हो रही है, कम होगी ना आस्ता, तो उसका एक्सेलरेशन बन गया नेगेटिव। जब वो टॉप पॉइंट पर जाएगा तो हमें वेलोसिटी से खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी उसका एक्सेलरेशन मौजूद होगा। जब वो नीचे को आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3 साइन है, और वो जो ना हाईएस्ट पॉइंट है वो उसके बारे में पूछ रहा होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा या फिर नॉन जीरो होगा, तो उसका आंसर नॉन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है हमारे पास ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी जीरो नहीं हुई ना, ग्रेविटी तो अभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मौजूद है, तो अभी भी एक्सेलरेशन मौजूद होगा। बस वो पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी कम होने के से होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने ये बात क्लियर करनी जो मैंने आपको बताई है, ये देख लेना जिसने बात कर दी, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा और जो जब नीचे के जब डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 होगा, कैन द वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। मतलब अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमने चेंज कर दी है, जो है डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की वो चेंज कर दी है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है। कहता सा मुमकिन है, जो मैंने आपको बताई अभी पहले वो गया था ऊपर को, उसकी डायरेक्शन को छोटी वेलोसिटी की, अब वो आया डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन को छोड़ है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है। पहले भी 9.8 था, अब भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? यहाँ ये बात आपने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इज द मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अ स्पेशल केस ऑफ मोशन एंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसने कहा जो आपके पास मोशन होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जे एक स्पेशल केस है एज कंपेयर टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे जवाब है हाँ। क्यों? व्हेन द बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो कहते हैं, जी जीरो कहते हैं। स्पीड जीरो नहीं होती, वेलोसिटी जीरो होती है। और सो एक्सेलरेशन आल्सो जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहां कम हुई थी, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जीरो एक्सेलरेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, एक चीज जीरो है, जीरो को भी कांस्टेंट कह रहे होते हैं। यहाँ पर आकर इस मेन कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी कि मतलब उसने बात की है कि वेलोसिटी वहां पे जीरो हो चुकी है, तो क्या ये एक्सेलरेशन की कोई खास केस है? हाँ, उसने कहा जी एक जीरो एक्सेलरेशन को भी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं, होता है कांस्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज इन मोमेंटम एंड लॉ ऑफ मोशन इन टाइम ऑफ मोमेंटम। आप इन दोनों एक्सप्लेन करें, मोमेंटम के चेंज को और लॉ ऑफ मोशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन इन टाइम ऑफ मोमेंटम, आप दोनों एक्सप्लेन करें। उसने कहा चेंज इन मोमेंटम फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, आपके फेज में ना कितने क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे, यहाँ भी हैं
आगे भी आ रहे होंगे, एग्जाम हॉल में पूछ जाएंगे, वहां पर वो चीज को पूछेगा, उसी का फॉर्मूला होगा, वो उसकी डिफाइन होगी। जब देख लेना चेंज मोमेंटम लिखा है ना, वेर चेंज मोमेंटम लिखा है जैसे सॉरी, यहाँ पर उसने लिखा हुआ चेंज इन मोमेंटम लिखा है ना, उसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसकी डिफाइन बन जाएगी, वेयर एम इज द मास और वी इज द फाइनल वेलोसिटी एंड वे इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर आपने उसको फॉर्मूला लिख दिया, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम को मैं एक्सप्लेन किया। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या बनता है, वो अब उसका आंसर है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जो मैंने बात की थी उसका फॉर्मूले से हमें डिफाइन बनानी है। आपको देख लेना यहाँ पर डी पी और ओवर डी, डी का मतलब डी का डेल्टा, डेल्टा चेंज है उसकी बात हो रही, पी मोमेंटम, टी टाइम, टाइम रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यही बात हुई थी ना, ये फार्मूला का फार्मूला लाजमी लिखना है और बोल्ड करके लिखना है, उससे फॉर्मूला चेक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपसे पूछे इम्पल्स के बारे में और इम्पल्स का लीनियर मोमेंटम से रिलेशन उसके बारे में पूछे, इम्पल्स क्या होती है, जो उसको फॉर्मूला लिखा है, इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स एक्ट, और वो टाइम इंटरवल जिसके लिए फोर्स एक्ट की थी, जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट की ना, इन दोनों के प्रोडक्ट में कहते हैं इम्पल्स। वैसे फॉर्मूला आ गया। और इम्पल्स के नाचो भी एक्सप्रेस इन टाइम ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स को हम ना चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं, और ये इसका लीनियर मोमेंटम से बन जाएगा रिलेशन। हम फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला लिख के हमें एक्सप्लेन कर देना है। डेल्टा भी कैसे कहते हैं, एम मास आ गया, वी आर फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, हमने वो लिख देना है, और डेल्टा भी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये हमारे पास उसका रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अगर वो आपसे पूछे कि एग्जाम हॉल में जब आप जाके बैठे होंगे कि इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इलास्टिक में आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, ज़ाया नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक बोनसी बॉल ली, उसको मैंने ना एक मार्बल फर्श था छोड़ा, उस पर बॉल नीचे की वापस तो पाएगी ना, मतलब उसकी करंट एनर्जी जीरो नहीं हुई, के जीरो नहीं हुई, तो एनर्जी से कंजर्व रही है। यहाँ पे मोशन थी इलास्टिक थी, इसमें उसकी एनर्जी कंजर्व रही है। अब दूसरा केस आता है, मैंने उसी बॉल को ना जे रखी हुई है, हमारे पास सैंड रेत रखी हुई है, मैं छोड़ता हूँ उसको, क्या वापस पड़ेगी, बन जाके बैठ जाएगी, उसकी एनर्जी ज़ाया होगी, नॉन कंजर्व्ड। ये हमारे पास इन इलास्टिक मोशन, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आ जाएगी और यही बात यहाँ पर इसकी आ रही होती है। मैंने दोनों बातें एक में क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 कम बट नॉट लेस, क्योंकि चैप्टर आगे बाकी हैं। कहता वो पॉइंट एक्सप्लेन करो जहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड इन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मैंने क्वेश्चन को मुकम्मल ही लिखा, उसे 3 पॉइंट लिख दिया। क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है कि हमारे पास जो होती है ना मोशन प्रोजेक्टाइल की, वही जो अपवर्ड डाउन मोशन होती है, उसमें स्पीड मिनिमम कब होती है और मैक्सिमम कब होती है। सिंपल है, उसकी स्पीड मिनिमम कब होगी, टॉप पॉइंट पे, जब पहुंचने वहां पर टॉप पॉइंट पे, वहां उसकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कब थी, एट स्टार्ट और एट एंड। यहाँ पर जब उस जाना शुरू किया था उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, और वहां पर नीचे आधे स्पीड की मैक्सिमम होगी। ये इसका पॉइंट है, एट हाईएस्ट पॉइंट स्पीड उसकी मिनिमम थी, और एट स्टार्ट एट एंड स्पीड उसकी मैक्सिमम थी। ये हमारे पास चैप्टर 3 था, वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 4 हमारे पास, उसके शो का सुना जाएगी 4.2 जो क्वेश्चन है डेटा दिया हुआ आपके पास, और आपने उसको सोल्व करना है वर्क डन के फॉर्मूले से, जो हमें पता है W इक्वल टू F इंटू डी आता है। F mg आ जाएगा, सोल्व करेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास देगी जूल में। आंसर मुझसे पूछो किलोजूल में, हम किलोजूल में लिख देंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.2 था। अब नेक्स्ट 4.5 था, एन ऑब्जेक्ट हैज अ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन। एक ऑब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें ना एक एनर्जी है, उसका मतलब क्या है, मतलब उसका ये बनता है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत, उसकी सलाहियत, उसकी औकात 1 जूल काम करने की है। मतलब ये बन गया ना कि इट मींस ऑब्जेक्ट हैज ए कैपेसिटी, उसकी सलाहियत कह लेते हैं, तमीज में आते हैं, प्यार से बात करते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क, इन द अदर वर्ड्स अ फोर्स ऑफ 1 इज रिक्वायर्ड टू रेज इट थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। उसकी डिफाइन दोनों बनती थी ना, यहाँ पर उसने ना 1 जूल की डिफाइन पूछी है। असल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछते ना डिफाइन 1 जूल, उसकी भी डिफाइन यही बनती होती है, क्योंकि उसका यूनिट जगह लिखा हुआ जूल इज इक्वल टू इंटू मीटर आता है, उसको भी लिख दिया हुआ है। ये डिफाइन किसकी है, जूल की है। अगर आपको डिफाइन पूछे ना जूल के नाम से भी, आपने डिफाइन ये लिखनी है, फॉर्मूला ये लिखना है, 2 नंबर पक्के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.7, व्हेन अ रॉकेट री-एंटर इन एटमॉस्फेयर इट नोज कैन बिकम वेरी हॉट, व्हाट डज दिस हैपन और वेयर डज दिस एनर्जी हीट एनर्जी कम फ्रॉम। एक रॉकेट था बाहर गया स्पेस में, अब स्पेस से वापस री एंटर हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके नोज कौन है, वो हीट कैसे होती है। तो मेरा दोस्त सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना जब वो इंटर हुआ,
जो एटमॉस्फेयर था वहां से उसके रेजिस्टेंस हुई, और जो डस्ट पार्टिकल थे वहां पर आपस में उनकी लड़ाई हुई, गर्मा गर्मी हुई। अब जब गर्मा गर्मी हो रही है, लड़ वो अपने नाक से रहा है, तो नाक का गर्म होगी ना, जो उसकी एनर्जी अपनी थी जिस एनर्जी से नीचे आ रहा था वो एनर्जी उसने लड़ाई में इस्तेमाल कर दी। अब वहां से गर्मा गर्मी होगी और उसकी नाक गर्म होगी, या वही बात हो रही होती है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड डस्ट पार्टिकल। तो ये सिंपल बात थी। नेक्स्ट 4.9, एक गर्ल है उसने ड्रॉप किया कप सर्टन हाइट से, जो कि पीस हो गया। वो कतावल है कितना कलमंद है, तोड़ने के लिए ना, दिल भी तोड़ने के लिए, और कब तोड़ने के लिए उसने गर्ल को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन दो सेम होंगे, जो हमारे पास आता है 4.9 4.10 सेम आंसर इसका आता है, जिसमें कप है ना, पहले कप हम छोड़ेंगे जब लेके जाएंगे ऊंचाई पर, उसमें हमारे पास स्टोरेज जाएगी पीई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज जाएगी। जब उसको हम छोड़ देंगे वो नीचे जाएगी वेलोसिटी से, उस टाइम इसकी जो एनर्जी थी पोटेंशियल वो कन्वर्ट हो रही है करंट एनर्जी में। जब कहीं जगह टच होगी ना, वो एनर्जी उससे कन्वर्ट हो जाएगी जो कप को ब्रेक करने के लिए, जिसमें एनर्जी थी हमारे पास साउंड एनर्जी बन जाएगी, हीट एनर्जी बन जाएगी, और के ई ऑफ द पार्टिकल है जो होंगे कप के पार्टिकल, उनके एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। और जो वर्क डन हमारे पास कप को तोड़ने में इस्तेमाल हुआ है, ये 3-4 फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम नीचे आता है अब बॉडी, और बॉडी नहीं बॉय है, डी कहां से आ गया बीच में। अब बॉय यूज अ कैटापुल्ट, वो जो होता है तीर कमान नहीं, गुलेल कहते हैं उससे हम, वो होता है ना, उससे स्टोन फेंक के एक लड़के ने, अब वो जाके ना एक ग्रीन हाउस की विंडो है टूल बस पे लग गया है। तो कहते हैं यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस हुई हैं वो कौन से हैं, सेम था। उसने खींचा पीछे को, उसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी पीई, पोटेंशियल एनर्जी भी कन्वर्ट होगी। जब वो स्टोन सीधा आगे गया, अब वो वेलोसिटी बढ़ रही थी, वो सारी जो हमारे थी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हमारे पास करंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो जाकर विंडो शील्ड में बजेगा, उसकी सारी एनर्जी जो के थी अब कन्वर्ट होगी विंडो को तोड़ने के लिए, वर्क करने के लिए, साउंड एनर्जी के लिए, हीट एनर्जी के लिए। ये आपकी रेंजेस आती हैं। अब हमारे पास जो है 4th में मुकम्मल हो गया, क्योंकि 4 तो हाई बहुत इतना सा आता है। उसके बाद फिर 5 आता है सर्कुलर मोशन। उसके जो मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंटिपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो सर्कुलर पाथ। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एच सेंटिपिटल फोर्स से क्या मुराद है, उसको डिफाइन लिखते हैं। वहां पर डिफाइन से क्या आती है, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कर रही होती है, उसे हम कहते हैं सेंटिपिटल फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ और उसके अंदर सी, और उसका फॉर्मूला कहते हैं एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये आपने 3 चीजें लिखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि ये चाहिए क्यों होती है, इसका काम क्या होता है। ये वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को ना सर्कल में मूव कर रही होती है। अगर एफ सी नहीं है, ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव ही नहीं करेगा। ये इसकी आती है सिग्निफिकेंस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है व्हाट इज मीन बाय मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। अब हम मूवमेंट एनर्जी आई के बारे में पूछ लेते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ द, जो हमारे पास लिखा हो फार्मूला, फार्मूले को हम डिफाइन ना लेंगे। मतलब मैंने वो सिंपल तरीका बताया, आप किसी केस में ना डिफाइन याद नहीं आ रही, आपको फार्मूला याद आ रहा है, आप उससे फार्मूले से डिफाइन ना लेंगे। डिफाइन याद है, फार्मूला याद नहीं आ रहा, आप उससे डिफाइन से फार्मूला ना लेंगे। यहाँ पर ना अक्सर केसेस में आपके फिजिक्स में, चाहे क्लास 11 की है कि 12 की है, मैंने बच्चों को तब भी बताया था, तो जो थे हमारे पास 12 बच्चे, उन्हें भी बात कही थी मैंने कि आप ना इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। लिखनी दोनों चीजें हैं, और जो इनकी बन जाएगी रिप्रेजेंटेशन, उसकी अलग हेडिंग, जैसे हमारे पास है ना मूवमेंट एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से करते हैं। आपने इसकी रहनी अलग हेडिंग और उसको रिप्रेजेंट करना है। जितनी हेडिंग होगी ना, टाइम तो इतना नहीं रहेगा, लेकिन उसके नंबर फुल आने के चांसेस ज्यादा होंगे। और मैं बच्चों को अक्सर कहते ही होता हूँ कि आप हेडिंग ना करें। यहाँ पर स्टार्ट डिफाइन व्हाट इज मीन बाय मूवमेंट ऑफ एनर्जी, उसने कहा ये प्रोडक्ट है इसका मास ऑफ पार्टिकल एंड डिस्टेंस एंड स्केल ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है ना, तो जो हमारे पास है ना मूवमेंट एनर्जी, वो जो सर्कल में मूव कर पार्टिकल है उसका डिस्टेंस होता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसके स्फीयर के परपेंडिकुलर मोशन है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, उसकी जो वहाँ पे क्वेश्चन 3 था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या आती है। एंड फिर आ गई मूवमेंट ऑफ एनर्जी की सिग्निफिकेंस आ गई। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कहता है ये सेम रोल प्ले करते हैं एंगुलर मोशन में, जैसा मास कर रहा होता है लीनियर मोशन में। ये इसकी आगे सिग्निफिकेंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, जिससे हम कैपिटल एल से शो करते हैं। और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब डिफाइन उसके लिख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड द लीनियर मोमेंटम पी, जो उसकी थी डिफाइन, वो इसका आ गया फॉर्मूला, देखा ना। उसके बाद आता है अब इसका हमारे पास कैसा आता है रिलेशन किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो उसका आगे रिलेशन आ गया, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिव ऑन सिस्टम
ए टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ये अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है। हमने दोनों डिफाइन लिख देनी है, जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अच्छा, हम किसी बुक पे देख के ना, ये हेल्म बुक पे देख के उन्होंने पूरा लॉन्ग को शॉर्ट में दिया होता है। बच्चे ने 2 नंबर लेने हैं तो अब 5 पे इसको लिखेगा। सिंपल तरीके से लिखो, आपको 2 चीजें पूछी है ना, 2 लाइन आंसर दो उसका तो हमें पूरे मिल जाएंगे। मेन बात तो लिखो ना, इसने करना तो ओवर एक्सप्लेन करेंगे ना, टाइम ही वेस्ट होगा, गलतियां बीच में होगी, नंबर कट होते हैं। सिंपल उसका जो मेन बात है ना, आंसर वो लिखा जाए तो फिर नंबर मिल रहे होते हैं फुल। और शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, कि दोनों आपस में इक्वल है। वही फार्मूले को उसमें वैल्यू पुट करके जो सोल्व किया, सोल्व का सारा सिंपल काम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 6 आता है, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ। यानी उससे क्या कहते हैं, कहते हैं द मिनिमम वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट टू ऑर्बिट टू क्लोज द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पर उसने डेफिनेट पूछी है क्रिटिकल वेलोसिटी के, कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को या कोई भी चीज हो जिसने अर्थ के ना बिल्कुल पास ना सर्कल करना है ना, जो उसको एक स्पीड चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। उसको फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ में उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आता है, स्टेट डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सिचुएशन में जो आर्म कंडीशन होंगी हमारे पास, उसमें इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है। कहता है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने ये बात लिखनी अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों की डायरेक्शन होती है हमारे पास एक्सिस, और जो होता है ना हमारे पास एक्सिस होता है रोटेशन का, उसकी तरफ होती है। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से करेंगे। यहाँ 2 बस से बातें हो रही होंगी, इन 2 आपको बोर्ड लिखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था हमारे पास, व्हेन मल्टीप्लाई ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। एक्सप्लेन। एक टायर है वो मूव कर रहा है बारिश वाले मौसम में, कीचड़ में, उससे मड उड़ी, वो कहाँ जाएगी। हमने इसकी देखी है प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम बिल्कुल अपनी एहतियात से चला रहे होते हैं बाइक, कोई मसले की बात नहीं है। पीछे से कोई आएगा जिसके ना स्पीड बहुत तेज होगी, किसी परवाह कोई नहीं होगी, और उसके लिए बाइक का ना टायर जो बैक टायर का पिछला, उस पर जो कवर लगा होता है वो कवरिंग उसकी नहीं होगी। जिससे क्या होगा, जो सारा कीचड़ होता है आप संभालते जाते सारा उड़ के आएगा आपकी तरफ। अब वो कीचड़ था उड़ के आपकी तरफ है ना, कि वो घूम के आपस एक्सिस घूमता रहा। अगर तो होता घूमता था एक्सिस की तरफ, हम उसे कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। लेकिन वो क्योंकि बाहर की तरफ है सीधा स्पीड से, उससे हम कहेंगे अलोंग पिनियन। आंसर क्या बनना, इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग पिनियन होती है। कॉमन एग्जांपल हमें समझ लिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 11, व्हाट डज द डाइवर चेंज हिज पोजीशन बिफोर डाइविंग इनटू पूल। वो आपने देखा होगा ना, जब उसने जाता स्विमिंग पूल में तो वो जो होता है हमारे पास है बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, उसमें तीर छलंगे मारेगा, भाव जब नीचे आएगा ना अपने आप को मूव करता नीचे आएगा। वो अपनी जो चेंज होती है पोजीशन चेंज करते हैं ताकि ना उनका जो जो स्पीड होती है घूमने की, एंगुलर मोशन होती है वो बढ़ जाए। वो इसलिए होती है देखा, इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करने का इस्तेमाल करता होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 13, ये इसका चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा होता है। इससे डायग्राम बन रही होती है जो कि बुक में मौजूद है, सिंपल डायग्राम। आप में दरमियान हल्की अड़चना नहीं है, और साइड पर 3 सेटल में देने अपने, बस ऐसे पढ़ता होता है इंप्रेशन आप राजी नसफी। अब क्वेश्चन 13 क्या आता है कि वो क्वेश्चन पूछता है हमें ना थ्योरी के ट्रांसलेट करने के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट। उसने कहा इसके हमें चाहिए 3 सैटेलाइट, क्योंकि जो हमारा सैटेलाइट एक होगा ना वो 120 डिग्री कवर करता है, और जो कोई सर्कल हो हमारे अर्थ सर्कल है तो यहाँ पर जो डिग्री बन जाएंगे 360 डिग्री होंगे हमारे पास अर्थ के जो होंगे। तो 3 सेट अगर मिलेंगे 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेंगे 360 सैटेलाइट बनेंगे। तो फिर क्लियर हो गया चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर क्या बात हुई थी कि 360 को कवर करने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 कम से कम सैटेलाइट होंगे, क्योंकि एक होता है 120 डिग्री का जो कवर कर रहा होता है सैटेलाइट। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 आ जाएगा, नाम उसका आता है फ्लूइड डायनामिक्स नाम है चैप्टर 6 का। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। यहाँ पे बात हो रही है फ्लूइड की, तो विस्कोसिटी किसकी होगी, फ्लूइड की होगी। ये भी फ्रिक्शन की टाइप है, लेकिन वो फ्रिक्शन जो फ्लूइड की लेयर होती है उनके दरमियान होती है, ये उसकी बात होगी। उसका आगे ऐसे उसकी आगे डायमेंशन आ गई, जी हमारे पास था मेन उसकी डिफाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। जब हम देखते हैं पाकिस्तान सर्द मौसम में फॉग रुकी सी होती है, कहता फॉग रुकी क्यों होती है, उससे रुकी होती है कि जो फॉग के नीचे स्प्रे होती है जिसे हम कहेंगे बैलेंस होती है, उसका जो वेट होता है चने का और जो ड्रैग फोर्स लगी होती है उसका वेट ही बहुत कम होता है, तभी ना सस्पेंड कर जाती है फॉग ड्रॉपलेट होती है। जब उसकी बात कर दी क्योंकि वो ड्रैग फोर्स की ऐसे जो लगी होती है उसको ऊपर की तरफ, उससे ना वो हमारे पास बैलेंस स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन
लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार का नाम बता रहा है, लेमिनार लाइन यानी जो सीधी लाइन में होगी उसे हम कहेंगे लेमिनार फ्लो कहेंगे। टर्बुलेंट टर्बट 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 यानी जो हड़बड़ी में होगी, जो होगी इरेगुलर, क्वार्टिक होगी, अनस्टेडी होगी, उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। मैंने सिंपल तरीके से देखी क्योंकि टाइप की थी ना, इनकी दो बातें ठीक है क्योंकि दोनों इकट्ठी पूछ जा होती हैं और इनकी डायग्राम भी होती है। आपने कोशिश करके डायग्राम बनानी है। मैंने ना आपको प्लान वाली वीडियो में याद है ना बात की थी, शॉर्ट हो लॉन्ग हो आपको डायग्राम आती है, पकड़े मार्कर बनाए, बड़ा अच्छा पड़ता है क्वेश्चन, लास्ट बनाया करें, नहीं टाइम लगेगा, पेपर में बढ़ जाएगा, हमें अच्छा बन जाएगा। स्पेक्टर से क्या करें आप उसकी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, स्टेट बर्नौली रेशन टू अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। बर्नौली जो आपका प्रिंसिपल जिसमें फॉर एन अनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड द सम ऑफ द प्रेशर, current energy per unit volume and potential energy per unit volume remain constant। इसी की बात हुई थी ना, जो मैं डिफाइन में बात की है, मुझे फार्मूला आता है, यहाँ पे सिंपल बात है उसकी जो बात एप्लीकेशन टोरस थ्योरम जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, और वेंचुरी इफेक्ट एंड ब्लड फ्लो जो इसकी 3 एप्लीकेशन आती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बर्नौली इक्वेशन के बारे में, डिफाइन फार्मूला 3 एप्लीकेशन 2 नंबर पूरे। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड इट। ऐसा हो सकता है कि जो एक आदमी है ट्रेन मूव करी उसके पास खड़ा है, वो उस पर टकरा जाए। कहता हाँ जी हो सकता है। सारी गेम किस की है, प्रेशर चेंज की है। होगा पता क्या, ट्रेन फास्ट मूव की तो जो एयर थी ना पर्सन के ट्रेन के दरमियान थी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से डेंसिटी कम और प्रेशर कम हो गया। लेकिन जो आउटसाइड प्रेशर था वो तो वही था, उसके जरिए क्या होगा, प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा और वहां का वही होगा। अब जो प्रेशर जो है ना बाहर का, वो पर्सन पे जोर लगाएगा और पर्सन से ट्रेन के अंदर काम खत्म। ये होता है तो कहते ट्रेन से फासले पे खड़ा हो, क्योंकि सारा गेम प्रेशर का आता है। जिसने पढ़ी फिजिक्स आज आपने पढ़ी है, आप बच के रहेंगे। अब क्वेश्चन 7 आता है, जो क्वेश्चन 7 किस कहते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौली थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें का वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जो ऊपर बात हुई थी स्पीड हाई होगी प्रेशर लो होगा। दिस इज द फंडामेंटल इन्फेरेंस फ्रॉम बर्नौली थ्योरम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 9 हो गया। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, उसी कॉन्सेप्ट की दोनों बातें हो रही होती हैं। 8 में बोर्ड ले आता है, 9 में वो क्रिकेट बॉल को ले आता है, दोनों क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जैसे वो कहते हैं दो बोर्ड है हमारे पास, बोट कश्ती, जब वो स्पीड मूव कर रही होती हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो आपस में पास है, उनकी टक्कर ना इस तरह हो रही होती है। क्यों हो रही थी टक्कर उनकी इस तरह, क्योंकि दरमियान में प्रेशर कम हो गया, आउटसाइड प्रेशर वही था, उसमें जोर लगा है और दोनों आपस में टक्कर होने की कोशिश कर रही होती हैं। ये होता है हमारे पास 2 बोट में, तो ये कहते हैं फासला रखना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। एक हमने क्रिकेट बॉल थी उसको फास्ट मूव किया, हमें उसको सीधा फेंका था, लेकिन वो स्पिन आ गई। स्पिन क्यों आ गई, क्या जब वो मूव की ना, मूव करने से ना एक साइड से उसकी बॉल की स्पीड तेज होगी एयर की, तो वहां प्रेशर कम हो गया, जबकि जो साइड दूसरी थी प्रेशर वही था। अब इस साइड ने उस पे बॉल में लगाया प्रेशर, बॉल ने स्विंग करना घूमना शुरू कर दिया। इसकी डायग्राम भी अलग से आपने बुक में देखी होगी, जो आपने लास्ट में बनानी है। 6 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन चैप्टर 7 आता है। 7 का नेम क्या, फ्रीक्वेंसी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही थी। 7 में हमारे पास चैप्टर 7 आ गया। क्वेश्चन 1 ने 2 लिखियां कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी 2 मेन आप लिखें कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। ऐसे जो उसकी होगी एसेशन डायरेक्ट मोशन है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एंड नेगेटिव टुवर्ड द मेन पोजीशन। नंबर 1 जो होगी। नंबर 2 कहते हैं टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है। ये 2 मेन पॉइंट आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अगर क्वेश्चन पूछे ये 2 मेन पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब वो क्वेश्चन पूछे डिपेंड करता है, हम उसका लिखेंगे फार्मूला, क्योंकि मेन जो फार्मूले ने, अब फार्मूला का डिपेंड करता है तो करता है, अगर नहीं करता तो नहीं करता। जैसे अगर फार्मूले में जिस चीज के बारे में पूछ रहा है वो फार्मूले में अगर मौजूद है और उसका बना रहा तो हमारे पास रिलेशन हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अगर तो रिलेशन है और फार्मूले में मौजूद है तो मतलब तो डिपेंड करती है। अगर फार्मूले में नहीं है, ना ही उनका आपस में रिलेशन है, तो मतलब डिपेंड नहीं करती। जैसे अब उसने बात की है सिंपल पेंडुलम की, तो हम फार्मूला के 1/1/2 पाई इज इक्वल टू √G/L। तो क्या यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, नहीं है, डिपेंड नहीं करती। फॉर अ मास स्प्रिंग सिस्टम F इज इक्वल टू 1/2 पाई इनटू K/M, कि यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड है, नहीं है, डिपेंड नहीं करते। सिंपल
जितना भी क्वेश्चन आ जाए ना, डिपेंड करती नहीं करती, आपने लगाना फार्मूला और वहाँ चेक करना है क्या ये फार्मूला मौजूद है, क्या ये वहाँ पर रिलेट कर रहा है। अगर तो रिलेट कर रहा है, फार्मूला मौजूद है, तो डिपेंड करता है, नहीं तो डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, आपके पास 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, कैन वी रिलास आइडल सिंपल पेंडुलम, क्या हम किसी सिंपल पेंडुलम आइडल को रिलाइज कर सकते हैं? जवाब है नो, क्योंकि फ्रिक्शन और वेट ऑफ द स्ट्रिंग ये दो चीजें होती हैं जो चेंज करती रहती हैं, आइडल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद एक्सेप्शन और इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड और इफ इट्स पीरियड इज ए। यहाँ ये बात हो रही है, मतलब लगता हूँ यहाँ उसने बात क्या पूछी आपसे कि जो ऑब्जेक्ट है ऐसे हम कर रहे हैं मूव सिंपल पेंडुलम, ये वो होती है उसकी ऐसे मूवमेंट होती है उसकी, उसने कितना जो डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उसकी एक मूवमेंट यहाँ से ए है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, या फिर आप दरमियान से लगा लें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 बन जाएगा, नीचे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, व्हाट हैपन टू द पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल, अगर उसकी जो लेंथ को डबल कर देंगे तब क्या होगा। और व्हाट इफ इट इज सस्पेंडेड मास इज डबल, दोनों से क्या होगा। उसने कहा अगर आप इसकी कर देंगे लेंथ डबल, जो उससे टाइम पीरियड होगा इंक्रीज हो जाएगा, उसके लिए हमें करेंगे √2 लेंगे तो उसका टाइम तकरीबन 1.44 इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके जो मास होगा डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फार्मूले में सिंपल पेंडुलम के मास है ही नहीं है। जो मैंने बात की थी ना, अगर वो मुझे डिपेंड करने के लिए फार्मूले में है नहीं है, डिपेंड कैसे करेगा। क्लियर हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 6 आ जाएगा, डज द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन और इज द एक्शन एवर जीरो। एक्सप्लेन, क्या कहता है जो होती है हमारे पास एक्सप्रेशन है एक एक्सप्रेशन की, वो कांस्टेंट रहती है उसकी मोशन के दौरान, और क्या ये जीरो भी होती है? तो आंसर नो, ऐसे ही होती है, इसकी डिपेंड होती है डिस्प्लेसमेंट पर, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो रहा होता है मोशन के दौरान, तो हमारे पास उसका एक्शन भी कम ज्यादा हो रहा होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 होता है, व्हाट इज मीन बाय फेस एंगल। फेस एंगल वो एंगल होता है जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन को। यहाँ पे सब दो चीजें होनी है, जो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा, जो दोनों को बताएगा उसे फेस एंगल कहेंगे। इसकी डिफाइन आती है और इसका काम होता है इंडिकेट करना स्टेट यानी डिस्प्लेसमेंट से, और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो ऊपर बात हुई थी, इन दो जगह को इंडिकेट करना वाइब्रेटिंग बॉडी के किसका काम है? फेस एंगल थीटा का काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आ जाएगा हमारे पास, इन रिलेशन टू एसएचएम एक्सप्लेन द क्वेश्चन। यहाँ आपने क्या बात की है, ये जो है ना y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये क्वेश्चन में लिखे आपको मिलेंगे। आपने एक्सप्लेन करना है y क्या है, a हमारे पास क्या है एम्पलीट्यूड आ गया, और साइन ओमेगा t जो बातें हैं उसकी मेन बातें हैं, बस उनके नाम लिखे हैं और उनमें ये क्या चीज़ है उनके नाम लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन ओके ओके 10 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा हमारे पास, डिस्क्राइब द कॉमन फिनोमेनन इन विच रेजोनेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। रेजोनेंस का मतलब होता है आपस में ताल से ताल मिल जाना, यानी एक जो फ्रीक्वेंसी थी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी दूसरे की फ्रीक्वेंसी वही होगी, तो आपस में मिल जाएंगे ना तो इनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई हो जाएगी। ये हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास रेडियो में, हम रेडियो को ट्यून करते हैं ना, ऐसे ट्यून करते हैं रेडियो को, ट्यून कर रहे होते हैं कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो सिग्नल आ रहा होता है विश से मिल जाए, जब वो मिल जाएगी सिग्नल से तो वो चलने लगे रेडियो। एक काम ये हो गया। एक होता है हमारे पास माइक्रोवेव ओवन, पता क्या होता है वहाँ पर, हमने तो लगता है जेट को वो हीट नहीं फेंकता, उससे माइक्रोवेव फेंकनी होती है। जब उसकी माइक्रोवेव जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कर चिकन रखा हुआ है, चिकन में जो पार्टिकल है जो आपस में मूव कर रहे हैं और मूव कर रहे होते हैं, जब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, वो पार्टिकल ज्यादा स्पीड से मूव करने लग पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि ई पैड होगी और एनर्जी उससे होगी हीट होगी। हीट होती है उसके अंदर से होती है, ये होता है माइक्रोवेव रूल सर, कि उसने हीट बाहर से नहीं देनी, उसने ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट देनी है उसके पार्टिकल की मूवमेंट को तेज करके। वो कैसे? रेजोनेंस से। नेक्स्ट आता है, जैसे मैं बताऊंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, वहां पे ये क्वेश्चन हो रहा है, आप कोई दो लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन 11 ओके हो गया ना? हाँ ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आता है, इफ अ मास सिस्टम इज हंग वर्टिकली, एक हमारे पास मास सिस्टम है उसको हमने वर्टिकली मूव करवा रहे हैं और उसकी मोशन एक वक्त के बाद क्यों खत्म हो जाती है? उसने कहा भाई फ्रिक्शन तो है ना, भाई आपके पास एयर की जो रेजिस्टेंस वो तो है ना, उसके स्पीड को आहिस्ता कम करते रहेंगे, नीचे ज़ाया करते रहेंगे, रुक जाएगा। जी मैं क्वेश्चन 7 था, चढ़ा 7 था। उसके बाद नेक्स्ट चढ़ा मतलब आता है 8 आता है। यहाँ जो आपको मैं करवा रहा हूँ ग्रीन वाले हाईलाइट करवा रहा हूँ, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8 का नाम वेव आता है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट फीचर डू अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैव इन कॉमन विद
ट्रांसफर वेव, दोनों वेव है ना। एक वेव की क्या खासियत होती है, हम एक दिन कौन सा क्या वेव वेव इन पार्टिकल, वेव का सेम काम है, चाहे वो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे हमारे पास जो ट्रांसफर वेव हो, हमारे पास पार्टिकल तो मूव करने करने ना, क्योंकि दोनों वेव जो है ये कॉमन हो जाएगा। एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों वेव जो है, दोनों ने एनर्जी को मूव करना है, दोनों ने मोमेंटम को मूव करना है, कॉमन हो जाएगा। और वेव रिलेशन, दोनों वेव जो है, दोनों ने वेव के फॉर्मूले को अबे तो करना है। यहाँ 3 बातें होगी। नेक्स्ट, हाँ ओके हो गया। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा तो ना काफी देर से बोल रहा हूँ, मेरे कभी कभी स्पीड तेज हो जाती है बोलने की। चलें क्वेश्चन नंबर 3 है तो हमारे पास, इज इट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या सेम, बात ध्यान से देखना, डायरेक्शन सेम उसकी, अलोंग विद अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। हम कहते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी कहता है रुकी हुई। ऐसा हो सकता है कि 2 वेव हैं जो डायरेक्शन सेम जा रहे हैं, मेन बात क्या है, डायरेक्शन सेम जा रहे हैं और वो आपस में टकरा कर रुक जाए, नहीं नहीं भाई वो तो एम्पलीफाई होंगे। जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ी बात, बेसिक बात पढ़ी है, किसकी, रेजोनेंस की बात हमने पढ़ी है कि क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मिल गई और वो आपस में एम्पलीफाई हो जाएंगे। यहाँ सेम बात है, उनकी डायरेक्शन सेम है, जब वो आपस में मिलेंगे एम्पलीफाई होंगे, ना कि स्टेशनरी वेव होगी। यहाँ इसको सेट करते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। वो आपको इससे क्वेश्चन को उल्ट कर देगा, डायरेक्शन का ऑपोजिट होगा। हाँ अब जब होगी डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी, उसको कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा। हमें जो मिलेगी रिजल्टेंट वेव होगी वो होगी स्टेशनरी वेव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 5, एक्सप्लेन टाइम क्रस्ट, टफ, नॉट एंड एंटी नॉट। वो इन चीजों की बात पूछ रहा है। भाई क्रस्ट क्या होगा, आपकी वेव का हाईएस्ट पॉइंट। डायग्राम बनानी है आपने, चले आपको ना 2 पूछ ले, 3 पूछ, 4 पूछ ले, वही पूछ ले, और डायग्राम एक ही बना दें, सबको वही एक्सप्लेन कर दें। पर कोई एक ही पूछ लेगा तभी डायग्राम बनानी है आपने, क्योंकि ना यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह कोई नहीं है, डिफाइन होगी, डायग्राम होगी। अगर 2 नंबर लेने सिंपल से बात है ना, आपको नंबर मिल जाएंगे। जो बनती है क्रस्ट होगा हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट, उसका ऑपोजिट है लोएस्ट पॉइंट जो वेव का होगा। और नॉट क्या होंगे, वो दोनों के दरम्यान में आते हैं जब मूव ही नहीं कर रहे, जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है उन्हें हम नॉट कहेंगे। ये हमारे 3 में से बनते हैं। और एंटीनॉट क्या होते हैं, अब पार्टिकल इन स्टेशनरी वेव वेयर देयर इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और जिनकी डिस्प्लेसमेंट बहुत मैक्सिमम होती है उन्हें हम एंटीनॉट कहेंगे, जिनकी 0 होती है उन्हें हम नॉट कहेंगे। और वर्ड्स साउंड ट्रेवल फास्ट इन सॉलिड एंड गैसेस, एक साउंड है वो सॉलिड में तेज चल रही है, गैस में चल रही, ऐसा क्यों है। वहां पर उसने कहा कि भाई हमारे पास होते हैं सॉलिड, जो आपने बार लिखनी है, आपने वर्ड लिखना है कि सॉलिड की जो आती है इलास्टिक मॉडुलस ई, वो ज्यादा होता है। लेकिन बेसिक बात पता क्या है, मैं आपको सिंपल बात करूं, सॉलिड में पार्टिकल पास पास है, साउंड है, ऐसे पर करना साउंड को, मसले बात है कोई नहीं, स्पीड से करा देंगे। जब गैस में क्या होगा, एक गैस और दूसरी गैस, 2 बंदों के दरमियान 300 बंदों का फासला आता है। हमने पढ़ा चैप्टर केमिस्ट्री में गैसेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है कि 2 पार्टिकल 300 पार्टिकल फासला होता है गैसेस में। तो प्रोग्राम में कितनी देर लगेगी, टाइम तो लगेगा ऐसा। जबकि सॉलिड में क्या बना साफ पड़ा हुआ है, ये साउंड है, ये पूरा साउंड हमने मसला पड़े कोई नहीं। तब भी सॉलिड में साउंड तेज होगी जबकि गैसेस में साउंड कम होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा होता है। 3 जगह पर ना, एक होगा धमाका हो गया। अब धमाके का जो मुझे जमीन में महसूस हुआ वो पहले हो गया, उसके आवाज में बाद में, ये क्या बात हुई, आवाज में बाद में आ रही है, जमीन में जो थरथराहट थी उसकी वाइब्रेशन वो पहले महसूस होगी। वहां भी कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि वो थी एयर जो आवाज आई थी, और ये थी हमारे पास सॉलिड बॉडी जो हमें आई थी उसकी वाइब्रेशन, जो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कहता है, अब हाउ आर बीट यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बीट भी कॉन्सेप्ट ना मिलता आता है रेजोनेंस से, हमने ना तार मिलाना होता है। जैसे आ गया व्हेन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट ट्यून होता है, इनके साउंड को आपस में टुगेदर करने के लिए हम बीट को यूज करते हैं। अब यहाँ बीट में क्वेश्चन में ये बात हो रही होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9, एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस एक्सप्लेन। हाँ क्वेश्चन आ गया ना, एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस एक्सप्लोजन एन ऑब्जर्वर सेंसेस द ग्राउंड ट्रेमर फर्स्ट एंड हेयर द एक्सप्लोजन आफ्टर टाइम। बात क्या बनी, क्योंकि उसने कहा जो ग्राउंड की ट्रेमर थी, जमीन की थरथराहट थी, वो तो पहले आ गई, साउंड बाद में। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड था और ये गैस थी हमारे पास। ओके हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आता है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन कोल्ड एयर। अब उसने ना ये फर्क देखना, दोनों इस टाइम गैस ही हैं, दोनों इस टाइम एयर ही हैं, लेकिन एक वार्म है एक कोल्ड है। वार्म होगी पार्टिकल की मूवमेंट तेज हो जाएगी, क्योंकि उनकी की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी पार्टिकल की मूवमेंट तेज हो जाएगी, वो थोड़े एक्टिव होंगे तो उसमें स्पीड तेज होगी। ये क्या बात होगी, टेम्परेचर बढ़ गया, डेंसिटी कम होगी और भी के बढ़ गई। इस वजह से हमारे जो थी वार्म एयर थी, वहां पर जो साउंड की स्पीड थी वो थी ज्यादा थी। क्लियर, ओके हो गया, डन हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज। मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछिए एग्जाम हॉल में परसों को कि एक ऑब्जर्वर है, एक साउंड है, एक बेल है, एक सुनने वाला बंदा है, दोनों आपस में कैसे मूव करें कि जो बेल से आवाज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो सुनने वाला बंदा है चेंज ना हो। दोनों ने मूव करना शर्त है। कहता है इसके लिए आप पता क्या काम करें, दोनों को ना डायरेक्शन सेम स्पीड हो, आप मूव करवा दे। दोनों मूव कर रहे हैं ना, लेकिन दोनों की स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है। जो ऑब्जर्वर को जिसने साउंड सुनी पहले फ्रीक्वेंसी आ रही थी वही फ्रीक्वेंसी बाद में भी रहेगी। यहाँ ये बात आई, अगर मतलब क्या हो गया दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे उनकी जो एक्सेलरेशन वो 0 हो जाएगा। यहाँ बेसिक इस कॉन्सेप्ट की बात थी। अब उसके बाद मैं आपको ना चैप्टर नंबर 11 कराऊंगा, क्योंकि वो हर बच्चे ने करना होता है और 9 और 10 शायद बच्चे कर होते हैं। बल्कि जो मैंने प्लान वाली वीडियो में बच्चों को बात की थी, आप 9-10 को ना थोड़ी स्किप कर दे। अगर आपने बाकी मुकम्मल किए, वो बच्चों नहीं पढ़े होते, वो करवाए भी नहीं जाते, तो ना उनकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बस मैं आपको दिखाता हूँ एंड पे, जो बच्चे ने करने वो भी कर ले। वहां मैंने शान लगा दी है कौन कौन से करने वाले इंपॉर्टेंट है, आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर ना कॉन्सेप्ट बहुत लंबे लंबे हैं, बात एक्सप्लेन करनी हो ना इतना वीडियो में टाइम कभी भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अब जो हमारे पास 11 आता है उसका नाम आता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, जब 11 आता है। और क्वेश्चन 1 आता है, व्हाई इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैस इज 0। एवरेज वेलोसिटी जो गैस की है मॉलिक्यूल की वो 0 है, बट द एवरेज ऑफ द स्केयर ऑफ वेलोसिटी नॉट 0। उसने कहा मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस में रैंडमली मूव करते हैं। ओके हो गया। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल मूविंग इन ऑपोजिट इज इक्वल, सो द एवरेज वेलोसिटी इज 0। मतलब उसने बात हमें पॉइंट नंबर 2 में किया, जितने मॉलिक्यूल जहां जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल जहां जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर उसी का हम स्केयर लेंगे तो स्केयर वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती, वो पॉजिटिव आ रही होती है हमारे पास। तो द स्केयर ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो द एवरेज ऑफ स्केयर इज नॉट 0। स्केयर लेने से ना वैल्यू हमारे पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली बात इस चीज की होती है, एवरेज उन्हें स्केयर लेना होता है ना, यहाँ इस चीज बात होती है। अब नेक्स्ट आता है, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन कार टायर इंक्रीज व्हेन इट इज ड्रिवन टुवर्ड्स सम डिस्टेंस। एक गाड़ी है उसको थोड़ा ड्राइव किया, जो उसमें टायर है और वहां जो एयर थी उसका प्रेशर बढ़ गया जब वो स्टॉप थी उसके मुकाबले में। ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा जब हमने गाड़ी को मूव किया टायर था ना, फ्रिक्शन तो हुई होगी, हीट तो प्रोड्यूस हुई होगी, उस हीट से गैस के जो कि टायर के अंदर गैस थी पार्टिकल की स्पीड तो बढ़ी होगी। उस स्पीड से बढ़ने से प्रेशर तो बढ़ना ही है ना, जो उन्होंने टायर पे फोर्स लगानी है, प्रेशर लगाना है ना, ये तो बढ़ना ही है ना। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की बात थी, हीट अप हुआ फ्रिक्शन गैस से, हीट इंक्रीज हुई, इंक्रीज प्रेशर हो गया। क्लियर हो गया ना, डन हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 आ जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कांस्टेंट प्रेशर पर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपका ना 11 का मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जिसमें अब बात पता क्या पूछ रहा है कि हमारे पास ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, इतना उसका वॉल्यूम है इतना ही रहेगा। मैंने जैसे हमारे पास हीट दे दी, लेकिन हीट किस काम की, जब उसका वॉल्यूम ही नहीं बढ़ना, मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया हमारे पास, तो हीट यहाँ पर जाया हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस में मैंने जो लगाया प्रेशर है ना वो मैंने कांस्टेंट लगाया, लेकिन जो हमारा पिस्टन था उसको मैंने ना ब्लॉक नहीं किया, वो मूव कर सकता है। अब मैं हीट दूंगा तो पिस्टन ऊपर को मूव करेगा। अब जो एनर्जी थी स्टोर हुई है वो जो हमारे पास पिस्टन था उसको मूव करने इस्तेमाल हुई है, तो वर्क डन हुआ, हीट भरी। यहाँ पर यह बात आती है कि जो स्पेसिफिक हीट थी गैस की कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हो गई थी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें तो सारी हीट ज्यादा हो गई थी, लेकिन जो प्रेशर था वहां पर हीट यूज हुई है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी बात हो रही होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना CP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होती है, जो साइन इंडिकेट कर रहा है CV एट एज कंपेयर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, गिवन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस इन व्हिच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस। मतलब क्या मानी, एक कहता एग्जांपल दो सिस्टम ऐसे की जहां पर हीट मूव नहीं की लेकिन टेम्परेचर चेंज कर गया, टेम्परेचर चेंज कर गया। ऐसा कैसे हो गया? कहता है एक टायर है वो पंचर हो गया होगा, वहां से एयर निकलेगी ना बर्ड स्पीड से, एयर स्पीड से निकलने से हीट ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन जो स्पीड से बाहर निकला अंदर जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो डिक्रीज कर जाएगा, चेंज होगा टेम्परेचर, पर हीट ट्रांसफर कहीं भी नहीं, एयर ट्रांसफर हमारे पास हुई थी जब उसी दिन जैसे ये हमें बात एग्जाम्पल आती है एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक यानी एट कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक मतलब क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पर।
प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे ना तो उस प्रोसेस में हमारे पास होता है जैसे ब्रश ऑफ टायर फटेगा या फिर टायर लीक होगा या फिर हमारे पास क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही होगी। ये तीन ऐसी टेम्परेचर होती है। यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती, लेकिन टेम्परेचर कैन चेंज ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी गैस के मूवमेंट से टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। ये प्रोसेस का नाम आता है एडियाबैटिक। आपने इसको लिखना बोल्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मेरे पास इंटरनल एनर्जी है, उसको मैं सब कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी करता हूँ मैकेनिकल मूव करने में। यस इट इज पॉसिबल। ये किस में होता है? एडियाबैटिक में होता है। लेकिन अगर तो हमारे पास वो हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, वहां तो कोई मूवमेंट ही नहीं होनी, तो वहां नहीं होगा। ये यहाँ पर होगा एडियाबैटिक में होगा और ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है, ये रहता है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन दैट विल नो एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर। नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हमारे पास एक लॉ है, उसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसकी हो जाएगी इवोल्यूशन। वो क्योंकि कहता है कि आपने अगर बनाना हीट इंजन, हीट कम से कम जाएगी सिंक में, वो जो हीट ज़्यादा होती है उससे से बाहर जा रही होती है, वो तो पूरी होगी यहाँ पर ला के ये बात हो रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अ थर्मोफ्लास्क कंटेनिंग मिल्क एज सिस्टम इज शेकन रैपिडली। थर्मोस था, उसमें मिल्क डाला हुआ है, उसको रैपिडली उसने शेक किया, हलाया। डज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज? क्यों नहीं करेगा भाई, आपने पार्टिकल की स्पीड बढ़ा दी, उनकी के ई बढ़ गई तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्ट टू के ई। आपने फॉर्मूला भी लिखना है। क्लियर हो गया? ओके हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम व्हेन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन द टेबल, सॉरी इन द मिडिल ऑफ द रूम। कहता हूँ क्या होगा, हमारे पास जो होता है एसी एक लगा होता है हमारे पास सामने, जो उसका इंडोर होता है वो ऊपर लगा होता है हमारे पास, आउटडोर लगाते हैं हम छत पे लगाते हैं। कहता अगर आपने आउटडोर ही उसे कमरे के अंदर लगा लेंगे तो क्या टेम्परेचर कमरे का कम होगा? एसी कम होगा, टेम्परेचर कम करना है। कहता ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, इफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन इग्नोर कर दें आप, द रूम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। जो उसमें हीट बाहर निकालनी थी वो हीट अंदर आ गई। अगर आपने फ्रिक्शन को जो इग्नोर कर दिया तो टेम्परेचर कम कभी नहीं होगा। हमें जो आउटडोर होता है हमें उससे छत पे लगाना पड़ेगा, बाहर लगाना पड़ेगा, ताकि वो हीट जो वो बाहर निकाले, और जो हमारे पास एसी होगा वो अपनी कूलिंग वो हमारे पास कमरे में मूव करता रहे, जो भी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कैन मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, इफ सो गिव एग्जांपल। जहां वो बात करता है इफ सो, अगर ऐसा मुमकिन है तो हकीकत में मुमकिन ही होता है। तो यहाँ पे उसने कहा यस मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एग्जांपल कहते हैं एडियाबैटिक, बार बार उसी की बात हो जाती है एडियाबैटिक की, उसका हमने फॉर्मूला लिख देना है जिसको हम कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर हमारी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी उसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट हीट एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारे पास, डज द एंट्रोपी सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। उसने कहा भाई एंट्रोपी एनर्जी का वेस्ट फ्रिक्शन से बढ़ना ही है, क्यों नहीं बढ़ना। जहाँ में उसकी बात थी उसका मैं फॉर्मूला लिख देना क्योंकि इसके रूल है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 13, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। कहते हैं एक ऐसा लिखें प्रोसेस अपने आप नेचुरल में हो रहा हो लेकिन उससे हीट ज्यादा हो रही हो। कहता मेल्टिंग ऑफ आइस आ गई, आइस जब मेल्ट हो रही होती है ना वो सराउंडिंग की जो हीट होती है उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, एनर्जी वेस्ट हुई ना वहां से आइस मेल्ट होती रहेगी। कि प्रोसेस एक नेचुरल है लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी का फॉर्मूला शोर होता है, इसका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 11 के क्वेश्चन मुकम्मल हो गए जो करने वाले थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ 9 क्वेश्चन, जहाँ पर जो मैंने 9 वाले में ना ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ना, या वे क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आ गया हमारे पास चैप्टर 10 आ गया, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ना ग्रीन वाले से, यहाँ पर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तो आप फुल कर ले तो बेहतर है अगर आपने पढ़े हुए हैं, और नहीं तो मेरा आपको मशवरा यही है अगर टाइम बचता है और बाकी मैंने आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप यहाँ जो मैंने चंद हाईलाइट किए ग्रीन कलर से उन्हें आप लाजमी पढ़ लेना अगर टाइम बच जाए। बस मेन बात ये आती है, ये सारे क्वेश्चन 10 के जो करने वाले थे आपको मैंने वो भी दिखा दे। यहाँ पर हमारे फिजिक्स के फुल बुक के सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए जो हमने करने वाले थे। क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं लेकिन अपनी वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन करने कैसे, फिर लेक्चर देते क्वेश्चन करने कौन से वाले हैं। अब मेन टिप रहती है आपने क्वेश्चन लिखने कैसे हैं। तो यहाँ पर ना मेरे दोस्त मैं जानता हूँ कितने ऐसे बच्चे होंगे जब मैं लेक्चर में क्वेश्चन करवाए उन्हें क्वेश्चन पहले आते थे। तो मेरे दोस्त तुम तो बहुत सुपर बेस्ट हो, तुम बहुत जबरदस्त हो, तुम झंडे खड़ोगे जाके एग्जाम में और तुम ही मेरे बनोगे नेक्स्ट टॉपर। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, बल्कि वो बच्चे भी जिनके परसों वाले पेपर में 85 नंबर आएंगे। मैं ये बात घंटे से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज को। पता होगा क्या
कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे हमें देख के लगेगा क्वेश्चन नहीं आते, में नहीं पढ़े हुए, हालांकि हमें वो आते होंगे, याद होंगे। अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा माइंडसेट का, पेपर को अटेम्प्ट करने का। जिस बच्चे ने तो ये देख ली वीडियो, बोला लेक्चर उसने अटेम्प्ट करना कैसे है, जो बच्चा इस वीडियो में यहाँ तक मौजूद है वो तो छोड़ के चला गया, जिस तक वीडियो पहुंची नहीं है वो तो बेचारा रह जाएगा। यहाँ बात पता क्या बनती है, क्वेश्चन ऐसे होंगे, लाजमी होंगे, आपको नहीं आ रहे होंगे, आपने उन क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्वेश्चन नहीं छोड़ने, उस क्वेश्चन की जगह उस क्वेश्चन का टाइम छोड़ना है, याद रख के दोनों को छोड़ना है आपने, ताकि अपना क्वेश्चन पेपर मुकम्मल करने के बाद आपने उसकी जगह भी छोड़ी हो, टाइम भी छोड़ा हो। जगह कितनी होगी? 7 से 9 लाइन्स बनती है एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बल्कि आप ना इससे तो ज्यादा कर लेना, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन को फेस में। इतनी जगह छोड़नी होगी जो हर क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहेगा, और उसका आपने टाइम छोड़ना होगा, कम से कम 4 से 5 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन को, 3 से 5 मिनट लगाने हैं एक क्वेश्चन को, यह आपने छोड़ना है। जो क्वेश्चन रह जाएगा फिर उसको अपने शॉर्ट और लॉन्ग मुकम्मल करने के बाद उसका टाइम बचा के अपने उसको लिखना है। ऐसे करना होता है। जिस बच्चे के नंबर 85 आ रहे होते हैं ना, उसमें कौन छोड़े होते हैं, और हो रहा होता है ऐसा। मेरा जो पेपर हुआ था, तो आपको टिप मैं दे रहा हूँ, आपने उसमें पैनिक नहीं करना। ऐसा हो जाएगा, पैनिक नहीं अपने करना, मैं कर लूंगा, अपने को बात करनी, मैं कर लूंगा, मुझे बाकी पता, पहले मैं वो कर लूँ, मैंने इस पर टेंशन में टाइम ज़ाया नहीं करनी। आपने इस रूल को फॉलो करना है, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, उसके लिए टाइम निकाल कर, उसकी जगह निकाल कर फिर उसको स्किप करना है आपने। ये हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रूल आता है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है, मेरे दोस्त आपको नजर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वीडियो थी जहां पर फिजिक्स से फुल बुक के ऐसे के शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी एक इंटरेक्टिव तरीके से ना लैपटॉप पर लिखे हुआ मुकम्मल, पहली बार मुकम्मल करवाए हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितनी चीज इंपोर्टेंस किया, जितनी मेहनत मेरी लगी है इस पे, आपकी मेहनत लगी इस पे, हमारा काम ये बनता है इसको शेयर करें। नेक्स्ट सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि ना, अगर एक बच्चा फर्ज करें 50 से 100 बजे टाइम होता है अपनी कॉलेज लाइफ में, और अगर इस वीडियो को 1000 लोग देखते हैं, हजारों देखते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से, लाखों बच्चों को एक चीज फायदा पहुंच रहा होगा। ये काम आपका, आपको ऐसे जो होगी वैल्यूएबल लेक्चर वो प्रोवाइड करना काम मेरा है। हम दोनों को जो अपनी पूरी करेंगे जिम्मेदारियां, तभी जो धमाका होगा। एक धमाका ऐसे बड़ा होता है जब तारीख 2 तरफ से बचती होती है, तो फिर हमें दोनों को अपना काम करना पड़ेगा, आपका काम शेयर करना है। नीचे कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक चाहिए वीडियो, और बहुत से कमेंट जो बनते हैं वे करने वाले जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी फेस मुकम्मल होगी। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब बच्चों ने क्वेश्चन में सवाल से पूछा था, और ये उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है कि सर आप कोई चला रहे ऑनलाइन अकेडमी? हाँ ना मेरे दोस्त, मैंने कोई बात की थी लास्ट वीडियो में कि जो हमारी ऑनलाइन अकेडमी है, अपन ने अजम बेल लॉन्च की। क्लास 11th हो गए, 12th बच्चे हो गए, 12th तो मुकम्मल होगी, अब आप रह गए, तुम्हारी बारी 11th बच्चों, तो अब आपके लिए ज्वाइन कर लें। यहाँ पर तो सारे फीचर तो मिल ही रहे होंगे जो चाहिए होते हैं एंड टाइम एग्जाम में सपोर्ट के लिए, जिसमें नोट्स से मिल रहे होंगे, नया को नोट्स ये मानते हैं सिर्फ ऐसे के नोट क्वेश्चन के, बिल्कुल इस तरीके से ना हर बुक के हर क्वेश्चन के बड़े जो प्रॉपर तरीके से प्रिंट के नोट्स हैं वो आपको मिल रहे होंगे। आपको ना जो नंबर होगा टीम का एडमिशन के लिए, वो आपको पिन कोड मिल जाएगा। और जहाँ पर आपकी फीस के मुकम्मल हो गए, आप अपनी जिंदगी याद रखना, इस वीडियो को शेयर करना अपने। तब तक के लिए फीमान अल्लाह। नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है, और मैं आपके गोल को आपने देख लिया है, सपोर्ट कर रहा हूँ।